अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, अजहर अली को टेस्ट कैप्टनसी से रिमूव करके बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया है। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। जी सर, बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास रिसेंटली आई जब हमें पता चला कि अजहर अली को टेस्ट कैप्टनसी से हटा के बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया है। किस तरह देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए कामिल, अगर क्रिकेटिंग फैसला होता तो मैं बोलता बड़ा जबरदस्त फैसला किया और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। जिस वक्त अजहर अली ने मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज के साथ मुलाकात के लिए गए थे वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ, जो कि साबिक क्रिकेट कप्तान भी है, जब वो वहां पे मुलाकात के लिए गए और वो बेरोजगार क्रिकेटर्स का मुकदमा पेश किया, तो पीसीबी के जो बड़े हैं उनकी ईगो हर्ट हो गई थी उससे। तो उसके बाद मिसबा जो है उनसे एक जिम्मेदारी वापस ले ली गई और हमें आइडिया था कि अजहर अली के साथ ऐसा होगा, और जो कि हो गया। तो अजहर अली को जो सजा मिली है ये वजीर आजम से मुलाकात करने की वजह से मिली है, और जैसे मैंने पहले बोला, ईगो हर्ट हुई पीसीबी के बड़ों की। और अब अगला नंबर हफीज का है। जिस वक्त देखें उनका एक आध मैच में फ्लॉप हुए तो शायद उनको भी टीम से बाहर कर दिया जाए। अजहर फिलहाल मेरे ख्याल टीम में तो जगह उनकी अजहर की बरकरार रहेगी। सरफराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको वसीम खान ने मुलाकात की थी और कहा था कि आप कैप्टनसी छोड़ दें वरना हम निकाल देंगे। सरफराज ने कहा ठीक है आप निकाल दें। अजहर से भी मुलाकात हुई थी पीसीबी के चेयरमैन की, जहां उनको भी शायद यही ऑफर की होगी। प्रेस रिलीज में पीसीबी ने इतना वाजे तो नहीं किया, बस ये कहा कि जी बाबर को कप्तान बना दिया है और अजहर को हटा दिया। इसका मतलब यही है कि अजहर ने भी शायद ये कैप्टनसी छोड़ने वाली ऑफर उनकी नहीं मानी थी। तो यही है, चेहरे बदलते रहते हैं और इस्तेमाल करते हैं, आप हटाते रहते हैं, इसी वजह से टीम आपकी सेट नहीं हो पाती। बाबर आजम को अब आपने कैप्टन बनाया है। बाबर वनडे T20 के कैप्टन पहले ही थे। बैटिंग लाइन आपकी 90%, चले 90 अगर ज्यादा है तो 50-60% तो उन्हीं के ऊपर बेस करती है। तो इतना सारा उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया है, तो अल्लाह करे कि वो इसको संभाल सकें और अपनी परफॉर्मेंस और टीम के साथ जो है वो इंसाफ कर सकें एज अ कैप्टन भी। लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा और आगे जाके इससे बाबर आजम की फॉर्म पे भी असर पड़ सकता है। पीसीबी के फैसले हैं क्या इसमें आप कह सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि बड़े लोगों को जो है वो जरा जरा सी बातें जो है इस तरह की जो है आना का मसला नहीं बनाना चाहिए किसी को, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम होने के साथ एक फॉर्मर कैप्टन भी है। अगर उनसे मिल लिए थे तो कोई ऐसी उसमें गलत बात नहीं थी और बात भी उन्होंने वहां पर ठीक की थी, कोई ऐसी गलत चीज नहीं थी। लेकिन खैर अब क्या कहें, जो पीसीबी का फैसला उस पर। बिल्कुल सर, आपने तो 2-3 सवालों का मेरे एक ही दफा में जवाब दे दिया। तो मैं अगला सवाल आपसे फिर ये करूंगा कि दुनिया क्रिकेट के अंदर ट्रांजिशन जब होती है, खास तौर पे जब किसी प्लेयर को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जाता है, तो एक बड़ा एक प्रोसेस को फॉलो करता है, उनको अच्छे मेंटोर्स प्रोवाइड करता है, उनको ग्रूम करता है, उसके बाद उस स्टेज पर आता है। बाबर आजम को हम देख रहे हैं कि बड़ा एब्रप्टली एकदम से ही तीनों फॉर्मेट्स दे दिए गए हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर और जो रोल वो प्ले करते हैं टीम में, उसको आप किस तरह देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? बाबर बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं और अब तक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि उनकी कैप्टनसी से उनकी जो है परफॉर्मेंस से, जो अपनी अपराधी परफॉर्मेंस है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो भी इंसान है। अब देखें, अजहर अली का जहाँ पे मसला आया तो आपने इंग्लैंड में एक मैच हारे थे, यकीनी तौर पे उसमें उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक मैच पे अगर आप हटाते रहे तो फिर तो अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम न्यूजीलैंड में हार गए तो क्या बाबर आजम को भी आप निकाल देंगे? फिर किसी और चौथे को लेकर आ जाएंगे कप्तान। फिर इसी तरह वो भी अगर हारेगा तो उसको भी निकाल देंगे, फिर किसी और को लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह आपकी टीम कहाँ सेट होगी? आपको वक्त देना पड़ेगा कैप्टन को, 1 साल 2 साल के लिए कप्तान बनाए और भूल जाए कि इतने मैच हारेगा या इतने मैच हारा है, इतने मैच जीता है, फिर पूरा उसको मौका दें। तो इसी तरह अजहर को भी अगर आपने कैप्टन बनाया था, अव्वल तो गलत था, उनको उस वक्त बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप उसी वक्त बना देते बाबर को तो मसला ही खत्म हो जाता, लेकिन आपने उस वक्त बनाया, जब बनाया था तो उनको पूरा मौका देते, एक आध सीरीज और देते, कम से कम न्यूजीलैंड के टूर पे तो लेके जाते। लेकिन बात फिर वही आपको याद दिला दूं, ये क्रिकेटिंग फैसला नहीं है, ये वही है ईगो वाला। सर, बड़ा मजेदार थर्ड और फाइनल T20 हुआ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, जिसमें हमने देखा कि यंगस्टर्स ने खास तौर पे बड़ा अच्छा स्टेप अप किया पाकिस्तान के लिए। किस तरह इस सीरीज को देख रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड आप पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वनडे हार कैसे गया था इस टीम से। बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस नजर आई जिम्बाब्वे की तरफ से। हम तवक्को कर रहे थे जब
तीसरा वनडे पाकिस्तान हारा था कि जिम्बाब्वे की टीम जो है बड़े मुकाबले से भरपूर नजर आएगी T20 सीरीज में भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के लिहाज से सीरीज अच्छी रही है। जैसे जो तीसरा मैच हुआ उसमें अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू का मौका मिला और उन्होंने 41 रन बनाकर मैच फिनिश कराया। इसी तरह उस्मान कादिर, जिनके ऊपर छाप लगी हुई थी कि वो बाबर आजम की दोस्ती की वजह से स्क्वाड में है और बड़े बदकिस्मत थे कि जाते थे टूर पे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलता था। इस सीरीज में उनको मौका मिला, उन्होंने 8 विकेटें ली और खास तौर पे जो तीसरे मैच में उन्होंने बॉलिंग की बड़ी जबरदस्ती। उनके वालिद साहब जो हैं अब्दुल कादिर मरूम, अगर जिंदा होते तो अपने बेटे की परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश होते। और शादाब खान की इंजरी की वजह से उस्मान को मौका मिला और उन्होंने अपनी सलाहियतों का बड़ा अच्छा इजहार किया। हैदर अली की एक इनिंग अच्छी थी लेकिन वो भी जरूरी थी क्योंकि वरना वो प्रेशर में आ जाते। बाबर को 2 दफा बैटिंग का मौका मिला, दोनों बार उन्होंने नेक्स्ट सेंचुरी बनाई। फखर जमान जो है वो थोड़ा ऑफ कलर दिखाई दिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की अच्छी थी। गो के इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकी, खासतौर पर बैटिंग लाइन जो है टॉप ऑर्डर की जो है वही फिनिश कर देते हैं मैच। नीचे जो थे बैट्समैन वगैरह उनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जीत जीत होती है तो अच्छी फतह है, खुशाइन फतह है। बिल्कुल सर, सिलेक्शन में डिफरेंस आपको लगा है वनडे के अंदर और T20 के अंदर, खास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान वनडे के अंदर सीरीज से पहले तो मिसबाह-उल हक साहब ने बोला था कि हम चांसेस लेंगे यंगस्टर्स पे, लेकिन वनडे हमें बड़ा एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव अप्रोच नजर आई और T20 के अंदर जब हमने देखा तो उसके अंदर थोड़े बहुत चांसेस दिए गए। तो अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर्स को ओडीआई में ट्राई करना चाहिए था। इसमें दो राय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो T20 की परफॉर्मेंस पर आए थे, कौमी T20 की परफॉर्मेंस पे, तो उनको T20 में ही खिलाना चाहिए था। लेकिन मेरा ये कहना था कि एक लड़का जिसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है और जो बैटिंग भी इस तरह से करता है कि जो पूरी इनिंग लेता है, पूरी बारी लेता है, तो उसको अगर आप खिला भी देते तो कोई हर्ज नहीं थी। पाकिस्तानी सरजमीन पे मैच हो रहा था, जिम्बाब्वे जैसा हरीफ था, वो कर जाता है परफॉर्मेंस में भी ना। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी के जहन में कुछ और था, मिसबा डरे हुए थे और जो तीसरे मैच में शिकस्त हुई उससे जाहिर हुआ कि उनका डर गलत नहीं था। तो अभी भी अगर आप देखें तो मौका इन्होंने यंगस्टर्स को कोई इतने ज्यादा नहीं दिए। जफर गौहर हैं वो चांस को तरफते रहे, रोहेल नजीर को भी कोई मौका नहीं मिला। ये अच्छी सीरीज थी। अगर एक मैच में हम रिजवान को रेस्ट करा के खिला देते रोहेल को भी तो अच्छा है, जरा टेस्ट कर लेते उसको। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मिसबा शायद इस खौफ का शिकार होंगे कि अगर बहुत ज्यादा तब्दीलियां की तो वही वनडे वाला ना हो जाए। खुशदिल को, शोएब मलिक को सीरीज में नहीं खिलाया था तो खुशदिल को तीनों मैचेस खेलने का मौका मिला और उन्होंने जितना उनका चांस बना, वक्त गुजारने का उनको मौका मिला, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। तो ओवरऑल अगर पॉइंट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सीरीज अच्छी साबित हुई। आगे बढ़ते हुए सर, PSL 5 के रिमेनिंग मैचेस अब होने वाले हैं जिसका शायकीन को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उसी के साथ कोविड-19 का एपिडेमिक भी तेजी से जारी है पाकिस्तान के अंदर। तो आप किस तरह देख रहे हैं PSL की मैनेजमेंट की प्रिपरेशंस और टीम को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं इन सारी सिचुएशन के अंदर? देखिए मुश्किलात तो पेश आ ही रही है ना। मुल्तान सुल्तान की टीम जब इवेंट रुका था तो टेबल टॉपर थी, लेकिन अब उसके 2 प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो दस्तबरदार हो गए कोविड की वजह से इवेंट से। एक पाकिस्तान में भी एक टीम है, उसके प्लेयर के बारे में भी रिपोर्ट आई है, PCB ने उसका नाम नहीं बताया, मुझे पता है लेकिन फायदा नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज करने का। लेकिन आपने मेरी स्टोरी पढ़ी होगी जो क्रिकेट पाकिस्तान में मैंने दी थी, जहाँ पर ये बताया था कि PCB ने पहले डिसाइड कर लिया कि कोविड केस अगर कोई आया भी तो इवेंट नहीं रुकेगा, इवेंट पूरा होगा और जो प्लेयर है उसको टीम के जो फ्लोर है वहां पर ही आइसोलेट कर दिया जाएगा, जहां पर एक रूम बनाया गया है, आइसोलेशन रूम बनाया गया है। तो देखिए इवेंट जो है अगर हम साफ बात करें तो ये पैसे के लिए हो रहा है, क्योंकि जब इवेंट कंप्लीट होगा उसी के बाद फ्रेंचाइजी से आप मांग सकेंगे अगले एडिशन की फीस, टेलीविजन के कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के पैसे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए करा रहा है PCB और खाली मैदान में मैच होंगे तो वो वाला जो शोहरुश तो शायद नजर ना आए आपको। लेकिन बहरहाल क्रिकेट तो होगी, लोग एंजॉय करेंगे। प्लेयर्स की दस्तबरदारी और इस तरह की चीजों से थोड़ा रंग में भंग पड़ रहा है, लेकिन इवेंट हो जाए पूरा वो भी अच्छी बात है। बिल्कुल सर, PCB की बात की तो उनके मुतालिक 2 खबरें प्रोमिनेंट हैं बड़ी, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो PCB ने अपने प्रॉफिट्स रिलीज कर दिए हैं और दूसरा गवर्निंग बोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। तो हमारे व्यूअर्स को इन दोनों चीज़ों के बारे में आप आगाह करेंगे? जी, PCB ने कहा है 3.8 बिलियन रुपए का उसको मुनाफा हुआ है। बस लेकिन होता ही है कि जिससे 3.8 बिलियन ये कह रहे हैं उसमें से 2 बिलियन तो ICC से ही आते हैं जो
सब तमाम टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को मिलते हैं, श्रीलंका को भी मिलते हैं, बांग्लादेश को भी मिलते हैं। जो पिछले बोर्ड ने मुआहदा किया हुआ था 5 साल का टेनिस स्पोर्ट्स के साथ, उसकी भी किस्त आई होगी, उसका भी हैवी अमाउंट होगा। असल बात उस वक्त पता चलेगी जिस वक्त ये इनके पूरे अकाउंट्स जो है वेबसाइट पे इनके आएंगे, तो पता चलेगा कि इस बोर्ड ने अपने स्पॉन्सरशिप और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से कितनी रकम हासिल की है। एक और बात भी बड़ी याद रखने की है कि पहले पाकिस्तान के हालात खराब थे तो लोग यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हालात अच्छे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी होम सीरीज यूएई में नहीं खेलना पड़ रही। उसके अलावा पीएसएल के जो मैचेस हैं वो भी सारे यही हो रहे हैं। तो इन सब चीजों का भी बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ा है इन चीजों पे। और इस मीटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्निंग बोर्ड के भी 4 आजादाना मेंबरान का पीसीबी ने तकर्रुर किया है। वो अब बात यही है कि गवर्निंग बोर्ड के बारे में पहले कहा जाता था कि रबड़ स्टैंप है, और अभी भी जो लोग आए हैं वो भी इलेक्टेड ही हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही नॉमिनेशन कमेटी बनाई, उनकी नॉमिनेशन कमेटी ने खुद ही नॉमिनेट किया और खुद ही बना दिया। तो होता ही है, कोई भी बड़ा इदारा हो वहाँ पर जो है चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि वजीर आजम ने इनका तकर्रुर किया होता है, इनसे कोई और पूछ नहीं सकता। गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अब गवर्निंग बोर्ड में भी अपने लोग हैं तो फिर कौन पूछेगा। तो ये सारी चीजें जो है, 3 जो लोग आने हैं बाद में सूबाई टीमों के, जाहिर है वो तो अभी एसोसिएशन भी नहीं बनी तो कैसे आएंगे। तो बहुत ज्यादा मुझे तो इस पर तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन मेरे तहफ्फुज़ात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, थैंक यू सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।